wavelengths of two nodes in air are 1 meter and 165 बाई 164 मीटर। इसको अगर आप सेटल करोगे तो ये आ जाएगा 165 बाई 164 मीटर। ठीक, 1/64 का डिफरेंस है इन दोनों में। ईच नोड प्रोड्यूस वन बीट विद द थर्ड नोड ऑफ ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। ठीक है, दो वेवलेंथ दो नोड्स की दी हुई है। ठीक है, तो एक को मैं लैम्डा 1 कहता हूँ, ये है आपका 1 मीटर, और एक लैम्डा 2 जो है ये आपका आ जाएगा 165/164 मीटर। और ये दोनों ही जो हैं ईच नोड, दोनों ही नोड 1 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके साथ? विद ए थर्ड नोड ऑफ ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रही होगी, उसके थर्ड नोड के साथ दोनों ही एक एक बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रही होगी F0, और उसका थर्ड नोड जो होगा थर्ड हार्मोनिक में मान लेता हूँ वो 3F0, और इससे ये भी एक बीट प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी एक बीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब 3F0 से अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रही होगी, तो 3F0 से एक हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 3F0+1, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी एक हर्ट्ज कम, यानी वो होगी 3F0-1। यानी इन दोनों में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होगा वो 2 हर्ट्ज का होगा। सिंपल बात ही है। ठीक, इसका मतलब V/λ1 माइनस V/λ2 इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। बात ये है। सारी वैल्यू डालते हैं। स्पीड ऑफ साउंड आपसे पूछी गई है, तो V/λ1 1 है, माइनस V/λ2 जो है वो 165/164 है, इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। तो अगर हम एलसीएम ले लें 165, V बाहर लिख लेते हैं, 165 माइनस 164 तो ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो जो वेव की वेलोसिटी आपकी आएगी वो आपकी आ रही है 330 मीटर पर सेकेंड। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ टू साउंड वेव्स आर 49 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रूम टेम्परेचर आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, और नंबर ऑफ बीट्स पूछ रहे हैं कितनी प्रोड्यूस होंगी दोनों में अप्रोक्सीमेटली, और वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको दी हुई है 332, 0 डिग्री सेल्सियस पे दी हुई है 332। तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालेंगे 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, और फिर हम दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उनमें डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो जरा आप समझिए ढंग से। V इज इक्वल टू होता है √γ/RT/m। तो जब टेम्परेचर था आपका 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273, तब वेव की वेलोसिटी थी 332, और जब 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यानी 303 केल्विन हो जाएगा, तब वेव की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो वेव की वेलोसिटी अगर मैं कहूँ V/V0 इज इक्वल टू √T/T0। थोड़ा सेटल करने की कोशिश करते हैं। V/V0 कितना है? V0 है 332, इज इक्वल टू √T/T0। T है आपका 303/273, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से अगर हम वेव की वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 303/273 इंटू 332। थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करना चाहो तो हम कर सकते हैं, इसको 300 मान लेते हैं और इसको 270 मान लेते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 10 और ये आ जाएगा 9, 9 का अंडर रूट होता है 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो ये जो वेव की वेलोसिटी आ रही है वो आपकी आ रही है 332/3 टाइम्स अंडर रूट 10। ठीक, सेटल करेंगे इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब। अब एक की वेवलेंथ थी 49 सेंटीमीटर और एक की थी 50 सेंटीमीटर, और आपको बीट्स पूछी जा रही हैं। तो जिसकी 49 सेंटीमीटर थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी V/λ1, और जिसकी 50 सेंटीमीटर थी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/λ2। तो जो बीट्स आएंगी वो F1 माइनस F2 के बराबर आ जाएंगी। सो अगर V हम कॉमन लें तो ये आपका आ जाएगा 1/0.49 यानी 49, और ये हो जाएगा 100 माइनस 100/50। तो अब आपको क्या करना है, इस V की वैल्यू यहाँ डालनी है, थोड़ा बहुत एस्टिमेट लेना है और आपको एक आंसर मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा अप्रोक्सीमेट मत करना, वरना सब कुछ गायब होकर 0 हो जाएगा।
ठीक है, हम एक अप्रॉक्सीमेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप समझ लीजिए ज़रा वो क्या होता है। एक अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है, वो भी समझ लीजिए। वो ये होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की वेलोसिटी 0.61 या 0.6 ही मान लेते हैं, 6162 0.6 मान लेते हैं, 0.6 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की वेलोसिटी 332 थी, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी? तो 30 डिग्री सेल्सियस पे 332 में कुछ इंक्रीमेंट होगा। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 0.6 का इंक्रीमेंट होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने से होगा 30 इंटू 0.6 का इंक्रीमेंट। तो ये आपका हो जाएगा 18 प्लस 32 इज 350 मीटर पर सेकेंड। तो एक बहुत आसान तरीके से हमने एक अप्रॉक्सीमेट साउंड की वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब साउंड की वेलोसिटी मिल गई, वेवलेंथ आपके पास है ही, तो नंबर ऑफ बीट्स पूछिए कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी। तो वो बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 350 अपॉन वेवलेंथ है 49 सेंटीमीटर, यानी 49 और ये हो जाएगा 100। 0.49 से डिवाइड करेंगे तो 49 और ये ऊपर आ जाएगा 100 माइनस F2 कितना, तो ये आ जाएगा 350 अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, अब ये डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें चाहो तो आप इससे अगर हम ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये तो हो जाएगा -750। अब इसको आपको थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप डिवाइड करोगे तो देखते हैं ज़रा कितना आने वाला है। 49 से डिवाइड करना है, तो ये आपका जो आ रहा है डिवाइड करके वो आ रहा है 714.2 या 714.3 के आसपास। और ये मल्टीप्लाई करके 750 नहीं आएगा, 700 आएगा ये। ठीक है, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी वो लगभग 14 हर्ट्ज के आसपास आ जाएगी। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप उतना अंडर रूट वाला खेल मत खेलो। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वो यूटिलाइज करो। वो कंसेप्ट ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की वेलोसिटी में 0.6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट होता है, और ये कई बार हमारे काम आ जाता है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। इन एन स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल्स, स्टेशनरी वेव के बारे में पूछ रहे हैं। क्या 4 स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा सही है? ऑल द पार्टिकल्स ऑन ईदर साइड ऑफ ए नोड वाइब्रेट इन द सेम फेज। ऑन ईदर साइड ऑफ ए नोड, किसी भी एक साइड में। इन द रीजन बिटवीन 2 नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज। इन द रीजन बिटवीन 2 एंटी नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज। ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम फेज। तो जरा समझ लीजिए, स्टैंडिंग वेव की एक डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। जैसे मान लीजिए 2 एंड पॉइंट्स थे और एक ये स्टैंडिंग वेव मान लिया मीडियम स्ट्रिंग में जो है वो वाइब्रेशन में है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो कंसेप्ट ये होता है कि अगर ये वाले पार्टिकल्स ऊपर की तरफ होंगे तो ये वाले पार्टिकल कहाँ होंगे? नीचे की तरफ। तो एक बात तो पक्की हो गई कि एक नोड के इधर और इधर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। तो कह रहे हैं ऑन ईदर साइड ऑफ ए नोड वाइब्रेट इन द सेम फेज। गलत है ये। ठीक है, इस साइड और उस साइड जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? वो आपका पाई का है। इन द रीजन बिटवीन 2 नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज। 2 नोड के बीच के रीजन की बात कर रहे हैं। एक नोड ये है और एक नोड हम ये मान लेते हैं ये नोड है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 नोड, 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये सब के सब जो हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो सबके सब इकट्ठे पहुंचेंगे। जब पॉजिटिव पे पहुंचेंगे तो सबके सब इकट्ठे पहुंचेंगे। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। इन द रीजन बिटवीन 2 एंटी नोड्स, 2 एंटी नोड के बीच की बात कर रहे हैं, तो एक एंटी नोड आपका यहाँ बनेगा और एक एंटी नोड यहाँ बनेगा। तो ऐसा तो नहीं है। एंटी नोड के बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनमें आधे पार्टिकल एक फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं और अगले आधे पार्टिकल जो हैं वो पाई का फेज डिफरेंस लेके वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सबके सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। गलत है। ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम फेज, पूरे के पूरे मीडियम के पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। सो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। व्हेन ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज। स्टेशनरी वेव अगर बनेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो कि इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, कि उससे डबल होती है, कि उसकी आधी होती है, क्या होती है, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जरा समझिए। जैसे मान लीजिए स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं। मान लीजिए पहली इक्वेशन है
एक वेव की इक्वेशन है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक वेव की इक्वेशन है ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, सुपर इम्पोज करेंगे और स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। तो जब आप इनके नेट वेव की इक्वेशन निकालोगे, नेट वेव की इक्वेशन, तो ये आएगी 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, इसमें आएगा माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। तो माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो इसमें आप गौर से देखो, इसमें जो भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस भी एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सबकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी वही है जो कि इंडिविजुअल वेव में पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी थी। सो इट इज सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स ए पार्ट। एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के हर पार्टिकल का सेम था, लेकिन स्टैंडिंग वेव में अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a और मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 तक होता है। At a certain instant, a stationary transverse wave is found to have maximum kinetic energy. किसी इंस्टेंट पे किसी स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि उसके मीडियम के सारे पार्टिकल, स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल जो हैं वो अपनी अपनी मीन पोजीशन पे होंगे। द अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रिंग एट दैट इंस्टेंट इज स्ट्रेट लाइन। जब सब मीन पोजीशन पे होंगे तभी सबके पास अपनी स्पीड मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। Which two of the given transverse waves will give stationary wave when get superimposed? इन दोनों में से कौन सी स्टेशनरी वेव देगी? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों के की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, ये वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है, ये वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है, इन दोनों को मिलाओगे तो स्टेशनरी वेव मिल जाएगी। ये इससे नहीं मिलेगी क्योंकि ये वेव तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मूव कर रही है, तो एक अगर एक्स में जा रही है, एक वाई में जा रही है, तो ये तो सुपर इम्पोज ही नहीं होंगी, तो कैसे स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी? ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा ए एंड बी, ए पार्ट। ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन दी है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं बिटवीन ए नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड। नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड समझिए जरा ढंग से इसको। जैसे मान लीजिए ये स्टैंडिंग वेव है, ठीक, तो ये है नोड, और अब नेक्स्ट एंटीनोड का मतलब ये वाला एंटीनोड की बात कर रहे हैं कि इस एंटीनोड की बात कर रहे हैं? नोड एंड कॉन्जिक्यूटिव तो कहा नहीं है, नेक्स्ट एंटीनोड, तो मेरे हिसाब से शायद नेक्स्ट एंटीनोड मतलब एक ये वाला एंटीनोड नहीं, उसके अगला वाला एंटीनोड, शायद मुझे लगता है ये होना चाहिए। अभी थोड़ा अजीब हो गया है इसमें, चलो देखते हैं फिर भी। के की वैल्यू अगर हम देखें, के जो है वो आपका π/15 है, और के होता है 2π/λ। 2π/λ जो होगा वो दिया है आपको π/15, तो पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा जो आया वो आपका आ गया 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लैम्डा है। तो अगर इस एंटीनोड के बीच की डिफरेंस पूछी जाएगी तो ये λ/4 है, और अगर इस एंटीनोड से डिफरेंस पूछी जाएगी तो ये 3 λ/4 है। एक λ/4 और एक 3 λ/4, और आप आंसर आपके पास दोनों प्रेजेंट है। λ/4 अगर आंसर होगा तो आपका 7.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, ऐसा लिखा नहीं सेंटीमीटर, 7.5 यूनिट्स। और अगर 3 λ/4 होगा तो ये 22.5 यूनिट्स, दोनों ही आंसर प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट एंटीनोड, नोड एंड नेक्स्ट एंटीनोड, मेरे हिसाब से शायद सी पार्ट आंसर हो सकता है। बाकी आप खुद से समझ लीजिए इनमें से कौन सा आंसर बनेगा। नेक्स्ट एंटीनोड का क्या मतलब हुआ? ठीक है, अभी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, अभी इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। A wave represented by a given equation y is equal to a cos kx minus omega t is superimposed with another wave to form a stationary wave. एक तो है a cos kx minus omega t, ठीक है, याद रखेंगे a cos kx minus omega t। ठीक है, क्या थी? y is equal to a cos kx minus omega t, ये पहली इक्वेशन ये थी। और दूसरी पूछ रहे हैं, दूसरी कौन सी वेव के साथ सुपर इम्पोज करें ताकि x is equal to 0 जो नोड बन जाए, यानी y1 प्लस y2 का जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें अगर मैं x इक्वल टू 0 डालूं तो वहां पे नोड आना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, टाइम का फंक्शन ना बने। ठीक है, तो इसमें अगर मैं x इक्वल टू 0 डालूंगा तो देखते हैं ये y1 क्या कहती है। तो y1 की जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है a cos x 0 हो गया तो माइनस ओमेगा टी, और cos अपना माइनस खा लेता है, तो ये a cos ओमेगा टी आएगा। तो आपको ऐसी दूसरी इक्वेशन चाहिए जिसका आंसर आए माइनस a cos ओमेगा टी। जब हम उसमें x इक्वल टू 0 डालें तो मुझे लगता है वो इसमें आएगा।
इसमें इसमें बी पार्ट में आएगा, जब हम एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी, और एक प्लस ए कॉस ओमेगा टी, एक माइनस ए कॉस ओमेगा टी, दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो इट इज नोड ऑलवेज, सो योर आंसर इज बी पार्ट, बी पार्ट आंसर बनेगा आपका। टू वेव्स आर अप्रोचिंग ईच अदर विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी एन। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कितनी है एन, तो वेवलेंथ कितनी होगी, तो वेवलेंथ आपकी हो जाएगी v बाई एन, 20 बाई एन जो है वो मीटर जो है वेवलेंथ हो जाएगी। अब अगर दोनों वेव्स एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, स्टैंडिंग वेव बना रही हैं, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का गैप पूछ रहे हैं, तो वो तो लैम्डा बाई 2 होता है, तो इसका हाफ करेंगे तो 10 बाई एन आ जाएगा, सो योर आंसर इज बी पार्ट। Two sinusoidal waves with same wavelength and amplitude travel in opposite direction along a string with a speed 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो साइनोसॉइडल वेव हैं और सेम वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, स्पीड भी आपको दी है। द मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंट व्हेन द स्ट्रिंग इज फ्लैट, स्ट्रिंग इज फ्लैट, समझिए आराम से। ये मान लिया स्टैंडिंग वेव है, तो अभी मान लिया अभी स्ट्रिंग फ्लैट है, मान लिया स्ट्रिंग अभी जो है वो फ्लैट है, फिर स्ट्रिंग नीचे की तरफ जाएगी, यहां पहुंचेगी, फिर स्ट्रिंग वापस आएगी और फिर फ्लैट हो जाएगी। तो दो फ्लैट के बीच में जो टाइम पीरियड है वो t/2 के बराबर है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाना और एक्सट्रीम से वापस मीन आना, टाइम t/2 है, और t/2 की वैल्यू आपको दी है 0.5 सेकेंड, तो यहां से टाइम पीरियड आपको पता लग गया 1 सेकेंड। टाइम पीरियड आपको पता है और वेव की स्पीड भी आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेव लेंथ पूछ रहे हैं तो बहुत ही आसान हो गया। वेव की स्पीड होती है लैम्डा अपॉन टी, सो वेवलेंथ इज v इंटू टी, सो इट इज 10 मीटर, वेवलेंथ 10 मीटर मिल जाएगी आपको। कंसिडर द थ्री वेव Z1, Z2 एंड Z3। Z1 जो है वो a साइन kx माइनस ओमेगा टी है, Z2 जो है वो a साइन kx प्लस ओमेगा टी है, और Z3 जो है वो a साइन kx माइनस ओमेगा टी है। ठीक है, ये Z1 और Z3 सेम ही नजर आ रही है मुझे। ठीक है, कुछ तो अंतर समझ में नहीं आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टैंडिंग वेव, किन दो का सम, तो ऑब्वियसली Z1 और Z2 का सम भी स्टैंडिंग वेव हो सकता है, और Z3 और Z2 का सम भी स्टैंडिंग वेव हो सकता है। Z1 प्लस Z2 भी स्टैंडिंग वेव देगा, तो Z3 और Z2 भी स्टैंडिंग वेव देगा, सो आपका Z1 प्लस Z2 का ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इन ए स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज x, दो सक्सेसिव नोड्स यानी लैम्डा बाई 2 वो आपको दिया x, तो लैम्डा तो आ गया आपका 2x। ठीक, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज केप्ट अनचेंज बट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं किया, टेंशन हमने बढ़ा के डबल कर दिया, तो समझिए v जो वेव की वेलोसिटी होती है √t/μ, अगर फ्रीक्वेंसी सेम रख के टेंशन डबल करोगे तो वेव की वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगी, और वेव की वेलोसिटी अगर √2 टाइम्स हो गई तो फर्क क्या पड़ेगा समझिए जरा, v इक्वल टू होता है f लैम्डा। देखते जाइए, फ्रीक्वेंसी में आपने कोई चेंज नहीं किया और वेव की वेलोसिटी को √2 टाइम्स कर दे रहे हो, तो इसका मतलब वेवलेंथ भी √2 टाइम्स हो जाएगी। पहली वेवलेंथ अगर 2x होगी तो अब की वेवलेंथ 2√2x हो जाएगी, तो जो नई वेवलेंथ आएगी लैम्डा डैश वो आपकी हो जाएगी 2√2x। अब पूछ क्या रहे हैं आपसे फिर से भाई पूछ रहे हैं सक्सेसिव नोड्स के बीच का गैप कितना होगा, तो वो हो जाएगा लैम्डा डैश बाई 2/2, सो इट इज √2x, बी पार्ट। ए स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रिंग, वन ऑफ द वेव इज गिवन, एक वेव की आपको इक्वेशन दी है, तो दूसरी वेव की इक्वेशन क्या हो सकती है, तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली होनी चाहिए, सबसे पहली बात। तो अगर यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो उसमें ओमेगा टी प्लस के एक्स होना चाहिए, तो चारों में ओमेगा टी पे प्लस के एक्स है, बहुत बढ़िया। और क्या कह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 नोड होना चाहिए, यानी x इक्वल टू 0 पे वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देनी चाहिए। तो जरा इसकी देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या आती है x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे इसकी जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये आ रही है। तो मुझे जो दूसरी वेव से इक्वेशन चाहिए y2 से, वो मुझे चाहिए माइनस a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, मुझे ये इक्वेशन चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, पूरी तरह से कैंसिल आउट कर दें। तो जरा यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा, x की वैल्यू x खत्म कर दिया मैंने, तो ये आ रही है a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, क्या ये माइनस a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 हो सकता है? ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 को मैं पूरा थीटा कह देता हूँ,
ठीक, क्या ये हो सकता है? मतलब बात ये है कि ए साइन थीटा जो होता है क्या वो माइनस ए कॉस थीटा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, तो ये तो नहीं बनेगा आपका। जरा इसमें देखते हैं, तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो प्लस प्लस वाला आ जा रहा है, ये तो प्लस आ जाएगा, प्लस ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा, ये नहीं बनेगा। जरा इसमें सोचते हैं क्या इसमें कोई उम्मीद हो सकती है? तीसरे वाले में y2 ए कॉस, ये है ओमेगा टी प्लस प्लस 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पाई बाई 3 अलग कर लूँ और प्लस एक पाई बाई 3 लिखूँ तो इससे भी कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी सेटल नहीं हो रहा, ये भी नहीं बनेगा। जरा इसकी देखते हैं, ये हो सकता है शायद, क्योंकि इसमें ए कॉस अगर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 में लिखूँ तो एक एक्स्ट्रा पाई बच रहा है। ठीक, और इस पूरे को अगर मैं थीटा कहूँगा तो कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ये हिट एंड ट्रायल से ही होगा। ठीक है, तो उसका जो आया था पहले वाले का x इक्वल टू 0 पे जो इक्वेशन आई थी, हमें उसकी जस्ट अपोजिट इक्वेशन चाहिए, माइनस वाली इक्वेशन चाहिए, ताकि वो दोनों कैंसिल आउट करके वो एक दूसरे को 0 कर दें फॉर ऑल टाइम, एट एवरी टाइम, ताकि वहां पे परमानेंट क्या बन जाए, एक नोड बन जाए। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन दी है, एक्स और वाई सेंटीमीटर्स में। एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ये जो 6 होता है ये 2a के बराबर होता है, तो इंडिविजुअल जो प्रोग्रेसिव वेव्स होंगी उनका एम्पलीट्यूड होगा आपका 3 सेंटीमीटर।